नमस्कार दोस्तों, फिर से नया वीडियो लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। और वही 2020 सीरीज सामान्य विज्ञान जर्नल साइंस की 2020 सीरीज में एक और वीडियो मैंने ऐड किया आप लोगों के लिए। तो आज नए क्वेश्चंस का फिर से डिस्कशन करेंगे, सेम उसी तरीके से लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड? निम्न में से कौन सी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? हाँ, ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर लीवर, सबसे यहाँ पर लीवर भी दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसमें आंसर में लीवर दिया है तो आंसर लीवर ही होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? यकृत है, लीवर है। और इसका आंसर ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका एक और आंसर हो सकता था, अगर लीवर यहाँ नहीं होता तो हम आंसर का कौन सा लगा सकते थे? थायराइड ग्लैंड इसका आंसर लगा सकते थे। अगर इसका क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अगर बनता है तो हम ये भी क्वेश्चन बनता है कि थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्लैंड होती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये ऑप्शन में रखते हो, लीवर भी ऑप्शन में है और ये सब ऑप्शन सेम है, क्वेश्चन सिर्फ इतना बदल दिया जाए कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी है? अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर सिर्फ बात की जाए तो फिर आंसर थायराइड ग्लैंड होगा। याद रखिएगा इसको। तो अभी फिलहाल इसका आंसर क्या हो गया? लीवर हो गया। हम आप रिकॉल करेंगे कुछ फैक्ट्स को जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लीवर जो है बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। इसके कुछ फंक्शंस भी है, चलिए रिकॉल करते हैं। वो फंक्शंस हम पहले डिस्कस किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को वापस डिस्कस कर लेते हैं। जो फंक्शंस हैं वो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बाइल सॉल्ट कौन करता है? इसका काम होता है एक फॉर्मेशन ऑफ बाइल का फॉर्मेशन और सीक्रेशन करना। विटामिन और न्यूट्रिशंस का मेटाबॉलिज्म करना भी लीवर का कार्य होता है, लीवर का ही फंक्शन होता है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें फंक्शंस आते हैं, ट्राइग्लिसराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो गया। और ये कुछ डिटॉक्सिफाई करता है कुछ हानिकारक केमिकल्स को, जैसे कि आपके ड्रग्स को भी मेटाबोलाइज करता है। मैंने बताया आपको, पहले भी बता रखा है कि कुछ ड्रग्स होती है, जैसे आप जुकाम की गोली लें, चाहे आप बुखार की गोली, फीवर के लिए आप पैरासीटामोल लेते हैं, वो सब लीवर के द्वारा ही मेटाबोलाइज होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी बताया, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? थायराइड ग्लैंड। याद रख लीजिएगा, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी क्वेश्चन बदल के दिया जाता है, तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त उसको ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड? देखिए, मैं क्वेश्चंस की वैरायटी ला रहा हूँ। क्वेश्चंस ऐसे नहीं है सिमिलर क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की वैरायटी है। अभी अपन ने फंक्शंस की बात करी थी, कुछ उसकी साइज की बात करेंगे, कभी ये होगा लोकेशंस की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन है लोकेशन के ऊपर, कहाँ स्थित होती है। कॉमन सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शंस में क्या क्या है? पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है? गुर्दे पे, या यकृत में, या गर्भाशय में, मस्तिष्क में? तो रिमेंबर, इसका आंसर क्या होगा? मस्तिष्क में होती है। इसी को याद रखने के साथ साथ कुछ और चीज़ें याद रखने की इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस आपको याद करवाता हूँ और कई सारे क्वेश्चंस के लॉजिक्स भी आपको बताता हूँ। ये देखिए, ब्रेन है, यहाँ ब्रेन में ये पीनियल ग्लैंड होती है, यहाँ पर ये पीनियल ग्लैंड है। तो याद रखिएगा, पीनियल ग्लैंड का आंसर इसका हो गया कि ब्रेन में कौन सी ग्रंथि होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो वो भी यहीं होती है, ब्रेन में होती है। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड का याद रख लीजिएगा। थायराइड ग्लैंड का देखें तो ये थायराइड ग्लैंड देखिए, यहाँ नेक के इस हिस्से में थायराइड ग्लैंड होती है। और पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्रंथि भी कहते हैं इसको। ये जो दूसरी ग्लैंड होती है पैराथायराइड ग्लैंड, इसी के साथ में, थायराइड ग्लैंड के साथ में, हिंदी में शायद इसको क्या कहते हैं? आउटू ग्रंथि कहते हैं, आउटू ग्रंथि। और ये पैरा आउटू ग्रंथि होती है। अच्छा, अधिवृक्क ग्रंथि हमने पहले भी पढ़ा है, सुप्रारीनल ग्लैंड होती है जो किडनी के जस्ट ऊपर होती है। ये देखिए, ये जो जगह है ये है एड्रिनल ग्लैंड, इसको अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। यहीं पे पेनक्रियाज होता है और इसी के पास में यहाँ ये एब्डोमेन कैविटी में आ गया, पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज के बाद अगर फीमेल्स की बात करते हैं, फीमेल्स में गर्भाशय होता है, बच्चेदानी होती है, याद रखिएगा ये गर्भाशय होता है। और इसी पे इस गर्भाशय के पास में यहाँ ओवरीज रहती है, ये ओवरीज भी कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है, याद रखिएगा। अगर मेल्स की बात करें तो ये स्ट्रक्चर मेल्स में होगा। यहाँ पर ये जो होते हैं टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं? ओवरेशन कहते हैं। तो सबकी लोकेशन आपको इस हिसाब से याद रख लेनी है, पिक्चर अपने दिमाग में
कैप्चर कर लीजिएगा कैमरे की तरह और इसको याद रख लीजिएगा। लोकेशन वाला कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज बाय, सीक्रेशन किसके द्वारा होता है, ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन किस ग्रंथि के द्वारा होता है, ये पूछा गया है। अच्छा देख लेते हैं कौन सी ग्रंथि है। एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है और पेनक्रियास। कौन सी ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है? अब यहाँ आंसर कौन सा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड आंसर होगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और याद रखने हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? केवल ये तो पूछा गया ग्रोथ हार्मोन को, क्या कुछ और भी हार्मोन्स हैं जिनको पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, हम वो भी देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। ये देखिए, ये आपको पता होगा, मैंने पहले आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं इसके। अब याद रख लीजिए, ये शॉर्ट में ये पिक्चर को याद कर सकते हैं अपन कि ये कौन कौन से हार्मोन्स, ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट करती है, ये ग्रोथ हार्मोन है जो सीक्रेट करती है। ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जाकर के किसको स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। ग्रोथ हार्मोन जाकर के मसल्स और बोन्स को ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करता है। ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो जाकर के स्किन में मिलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। ये TSH है जो क्या है, थायराइड को स्टिमुलेट करता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल्स में आते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं जो जाकर के टेस्टिस और उसमें ओवरीज में काम आते हैं। जैसे ये फीमेल्स में ओवरीज में काम आ गया और मेल्स में टेस्टिस में काम आता है। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ये ADH जो किडनी को स्टिमुलेट करता है। ये ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन जो मेमोरी ग्लैंड्स मतलब ब्रेस्ट पे काम आते हैं, जब प्रेगनेंसी के टाइम में मिल्क और लैक्टेशंस वाला काम होता है, वो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। केवल एक क्वेश्चन में देखिए कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। ग्रोथ हार्मोन का क्वेश्चन पूछा गया, पर इसके अलावा ACTH वाला हो गया, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और ADH। कुछ एग्जामिनर्स क्या होते हैं, कभी कभी अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो वो ये भी कर सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और पोस्टीरियर से कौन सा सीक्रेट होता है, ये भी बन सकता है। बनाने का क्वेश्चन बनाने का अलग अलग वे है, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का मूड कैसा है, जब बनाने के टाइम में एग्जामिनर का मूड कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। कौन इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है, इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? याद करिए, इंसुलिन का बहुत हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट हर चौथा पांचवा कैंडिडेट डायबिटीज से पीड़ित हो रहा है जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड से शुगर को डाइजेस्ट करना, मतलब ब्लड से शुगर को हटाने का काम इंसुलिन का होता है। जब इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं शुगर। ऐसा नहीं है मीठा खाने से, ये सब मिथ है, मीठा खाने से शुगर बढ़ता है ना, मिठाई खाने से शुगर बढ़ता है, मीठी चाय पीने से नहीं। ये एक बार ग्लैंड खराब होने के बाद में जो इंसुलिन बना रहा है ना, वो ऑर्गन खराब होने के बाद में अगर आप मीठा खाएंगे ना, तो वो मीठा खाने का आपका लॉस होता है। कैसे? क्योंकि आपके ब्लड में जो शुगर लेवल बढ़ रहा है उसको हटाने के लिए आपकी बॉडी में पहले इंसुलिन ही नहीं है, तो आपको लॉस होगा। सही है, आपके ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, तो मेन रीजन यही होता है। अब इसमें बात करें हम, इंसुलिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, वो आंसर होगा आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज करता है। और अगर डीपली अगर हम बात करें तो पेनक्रियाज में डिफरेंट सेल्स होती हैं, जो इसकी बनावट होती है उसमें डिफरेंट सेल्स होती है, उनके बारे में और देख लेते हैं। जो एक तो इसका नाम याद रख लीजिएगा, लैंगरहैंस ऑफ आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, ये नाम याद रखिएगा। पेनक्रियाज की सेल्स को एक स्पेशल नाम दिया गया था जिसमें छोटी छोटी द्वीपिकाएं होती है जिनको कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। लैंगरहैंस की द्वीपिका इन कोशिकाओं को कहते हैं। और उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं रहती है? मैक्सिमम जो होती है वो बीटा सेल्स होती है। बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन सीक्रेट करती है। ठीक है, 20% है वो अल्फा सेल्स होती हैं जो ग्लूकेगॉन सीक्रेट करती है, और 5% होती हैं वो जो सोमेटोस्टेटिन
सीक्रेट करती है, ठीक है, जो डेल्टा सेल्स होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, ऑप्शंस चेंज करके कुछ क्वेश्चंस को घुमा करके भी पूछा जाता है, ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आंसर बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट जीरोफ्थेल्मिया। अब जीरोफ्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है, ये याद रख लीजिएगा। किस हमें कुछ विटामिन का पता होना चाहिए कि जिनकी कमी से कौन सा रोग होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर्स का एक फेवरेट टॉपिक होता है। तो ऑप्शन ये है कि आपके विटामिन ए, बी, सी और डी, इनमें से किसकी कमी से होता है। तो जीरोफ्थेल्मिया मैं आपको बता देता हूँ कि ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगर विटामिन ए ले लेंगे तो जीरोफ्थेल्मिया को हम रोक सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि इसका आंसर विटामिन ए, इम्पॉर्टेंट ये है कि और कौन से विटामिन हैं जिनके हमें याद रखना है। विटामिन ए की जगह अगर आपको जीरोफ्थेल्मिया, लॉस ऑफ विजन होता है, इसमें दिखना कम हो जाता है, ठीक है, धुंधला दिखनाई देता है, एक तरह से इसको क्या कहते हैं, रतौंदी इसी को कहते हैं। विटामिन बी की वजह से, B1 की वजह से कौन सा अगर B1 की कमी है बॉडी में तो कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग होता है, स्कवरी रोग होता है। और विटामिन डी, ये सबको पता ही होगा, रिकेट्स होता है, रिकेट्स इसके। तो आपको ये नाम देख लेने हैं कौन से विटामिन की वजह से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो अगर इन रोगों से बचना है तो इन विटामिन की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, नहीं आने देना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ए वाटर सोल्यूबल। कौन सा ग्रुप है जो ग्रुप है वो पानी में घुलनशील है। देख लेते हैं ग्रुप क्या है। अच्छा, विटामिन्स की बात कर रहे हैं। विटामिन्स को बेसिकली दोस्तों अगर मैं बात करूं विटामिन्स की, तो विटामिन्स क्या होते हैं, दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक लिपिड सोल्यूबल की बात करते हैं। तो वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन, ये दोनों जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जबकि ए, डी और ई, के, ये जो होते हैं वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं। ये याद रखना है आपको कि इसको दो प्रकार से, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, सी और बी, ये क्या हो गए, वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल। अगर इसको याद रखना है तो इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा, वाटर सोल्यूबल जल में घुलनशील ये हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, और ए, डी, ई, के ये लिपिड सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। सही है, मजा आ रहा है ना, याद करते चलिए, कुछ चीजें हैं कॉन्सेप्ट में आप क्लियर करते चलिए। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम रहती है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए यार, इतनी मेहनत लगा करके वीडियोस हम ला रहे हैं, आप ही लोगों के लिए ला रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए, लाइक करिए, फटाफट शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज डिजीज ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। मतलब जो खून का थक्का जमता है ना, हमें एक चोट लग जाती है, खून का थक्का जम जाता है, कभी कभार उसमें देरी क्यों होती है और डिले क्यों होता है, कौन से विटामिन की कमी से उसमें डिले होता है, कि जिसमें ये विटामिन की कमी होगी तो वो उसका खून का थक्का धीरे जमेगा, ये होता है विटामिन के। क्योंकि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो विटामिन के ऊपर डिपेंड होते हैं उस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो विटामिन के कुछ फंक्शंस हैं वो याद कर लीजिए आप। एक तो ये मैंने बताया, ये रिक्वायर होता है विटामिन के किसके लिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर से कभी पूछ लिया जाए तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा, 2, 7, 9, 10 प्रोटीन CNS, ये जो हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स वो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। अच्छा, इसको याद करने का तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, 2 है, 2 के बाद कौन सा आता है, 7 आता है, और 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और 9 के बाद कौन सा आता है, 10 आता है। तो 2 + 7 9, 9 और 10, तो ऐसे कर सकते हैं इसको याद। तो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स ये हो गए। ये विटामिन के ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर, ऑल्सो रिक्वायर फॉर गाबा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट। इसका एक होता है, टर्म दिया जाता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए भी काम आता है। आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज़ के लिए काम आता है, गाबा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट इन
पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन वाले प्रोसेस में। अच्छा, मिल्क में इसकी मात्रा कितनी होती है? मिल्क में बहुत लो कंसंट्रेशन में होता है। और ये बाइल के लिए ये क्या कहते हैं, बाइल के लिए भी इसका रिक्वायरमेंट होता है। अगर इसकी कमी होती है तभी क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्यों होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आ गया, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, रक्त का अध्ययन। अब ये कुछ टर्म्स होती हैं, कैसे होरोलॉजी, हेमेटोलॉजी, क्रेनियोलॉजी, इथोलॉजी। किसको कहा जाता है कि द स्टडी ऑफ ब्लड कहा जाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी एक ब्रांच होती है जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इनका अध्ययन करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, उनकी सेल्स की स्टडी करते हैं, ब्लड किसका बना होता है, क्या क्या स्टडीज होती है। पर इम्पॉर्टेंट ये है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ये चीज़ें, आंसर मैंने बताया हेमेटोलॉजी होता है। अगर इसके लिए साथ साथ आप ये चीज़ें और याद रख लीजिए कि होरोलॉजी किसे कहते हैं। होरोलॉजी क्या होता है, समय के मापक का अध्ययन, मतलब द स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ द टाइम, वो होता है होरोलॉजी। द स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ द टाइम, होरोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड मैंने बताया, हेमेटोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द शेप, साइज ऑफ द स्कल इन डिफरेंट ह्यूमन रेसेज। मतलब क्या कहा जा रहा है कि बेसिकली अलग अलग इंसान की खोपड़ी, अलग अलग इंसान की जो स्कल की खोपड़ी, जो हड्डी की बनी होती है ना, वो उसकी साइज अलग अलग होती है, आकार अलग अलग होता है। तो वो किस में स्टडी किया जाता है, उसकी ब्रांच होती है क्रेनियोलॉजी। कभी ये होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मर्डर हो जाता है पूरी बॉडी को निकालते हैं और उस स्कल से भी कई बार उनकी जांच की जाती है ना, उस स्कल की स्टडी करते हैं कि ये किसकी होगी, उसको मैच करते होते हैं। तो वो क्रेनियोलॉजी एक डिफरेंट ब्रांच होती है बेसिकली। इथोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जो पशुओं के व्यवहार का स्टडी किया जाता है, जिसमें ठीक है, पशुओं का व्यवहार, जैसे डॉग्स को पढ़ाया जाता है, यूँ समझ लो, उनके व्यवहार को समझा जाता है कि ये कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। इथोलॉजी इज जस्ट साइंस ऑफ द एनिमल बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन ये है, सी द स्कीम ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट ऑफ मैमल्स। मतलब अपन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो सर्कुलेशन होता है, स्ट्रक्चर आपको पता है, 2 एट्रियम यानी कि 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, ये सबको पता है। पर ये सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है क्या, कौन सी जगह से? सपोज कर लीजिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करें कि ये हार्ट आप इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, मतलब ये हो गया अपना राइट एट्रियम, दायां आनिल्द, ठीक है। ये हो गया अपना राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और इसमें ये हो गया अपना लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है। अब ब्लड कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है? तो सबसे पहले जैसे यहाँ ऐसे नोड और एवी नोड रहता है, तो यहाँ से इम्पल्स शुरू होते हैं, तो ब्लड यहाँ से एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, मतलब राइट एट्रियम से, मतलब मैंने क्या कहा, ये राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से ये जाता है, बाहर निकलता है और जाता है पल्मोनरी वेन्स में, यानी कि लंग्स में, वहाँ से ये प्योरीफाई होता है जैसे कि, और फिर यहाँ से ये आता है लेफ्ट ऑरिकल में, मतलब लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से वापस फ्लो होता है। इस तरीके से चलता है। तो अपना जो यहाँ से कहाँ गया, ये लेफ्ट इसमें, ठीक है, और यहाँ से फिर वापस गया ये इसमें। अब सीक्वेंस आप बना लीजिए, नंबर 1, 4, 2 और 3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। तो करेक्ट आंसर ये। नेक्स्ट यहाँ देख लेंगे, ये पिक्चर आप माइंड में रख लेंगे, ये नंबरिंग पे मत जाइएगा, ये किसी और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए थी। यहाँ से अपन स्टार्ट करें, और ये गया, ये राइट एट्रियम, ये जगह है जो मैंने कलर कर दी। यहाँ से ये गया ये राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से ये गया लंग्स में, यहाँ से वापस आया ये ऑरिकल में आ गया, ये कौन सा, लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल, यहाँ से ये वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से ये वापस
बॉडी में इस तरीके से जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट है पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, सॉरी, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, कितना पीएच होता है मानव ब्लड का, जो हमारा जो ब्लड है उसका पीएच कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार पूछा जाता है और पहले प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछा भी गया है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन ये भी है, पीएच से पहले अगर हम बात करें जो पीएच स्केल की, तो 7 न्यूट्रल होता है। ठीक है, 7 से नीचे होगा तो क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा। 7 से नीचे होगा तो वो होगा एसिड। ठीक है, मतलब अम्लीय। और 7 से ऊपर होगा तो वो होता है बेस, मतलब वो होता है क्षारीय, थोड़ा सा उसमें क्षार जैसे हो रहते हैं। तो ये हमारा ब्लड कैसे रहता है, स्लाइटली क्षारीय होता है। तो इसका आंसर होता है 7.4, मतलब 7.35 से और 7.4 के बीच में रहता है। तो ये 7.4 स्लाइटली बेसिक होता है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो ब्लड के, वो आप याद रख सकते हैं। एक तो अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ द एडल्ट बॉडी, मतलब पूरी बॉडी का 8% जो बना होता है ना, वो ब्लड से बना रहता है। ठीक है, 8%, ज़्यादातर तो वाटर से बना रहता है। 4 से 5 लीटर, अगर फीमेल्स में बात करें 4 से 5 लीटर ब्लड रहता है, जबकि मेल्स में अगर बात करें, पुरुषों में अगर बात करें तो 5 से 6 लीटर बात। इसका टेम्परेचर, यहाँ पर पीएच पूछा गया है, याद रखिएगा, यहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर, और ये 7.35 से 7.45 इसकी पीएच है। मैंने कहा ये स्लाइटली बेसिक होता है, क्योंकि लेस देन 7 क्या हो गया, एसिडिक होता है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट अगर बात करें तो पीएच, कुछ यहाँ पर ह्यूमन ब्लड का पीएच पूछा गया है। जरूरी थोड़े कि नेक्स्ट टाइम भी ह्यूमन ब्लड का ही पूछा जाए, कुछ और इंपॉर्टेंट पीएच हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें, सॉफ्ट ड्रिंक्स का पीएच कितना होता है, 3.0 होता है। टोमेटो का कितना होता है, 4.5 होता है। ठीक है, मिल्क का पीएच इंपॉर्टेंट है, 6.8, ये याद रख सकते हैं। प्योर वाटर का पीएच क्या होता है, नॉर्मल रहता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, ये अच्छा, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जामिनेशन में, आंसू, टीयर्स का कितना होता है, वो भी ह्यूमन ब्लड के बराबर ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एज ऑफ द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, ह्यूमन में जो आरबीसीज होती है, लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं उनको ना, लाल रुधिर कणिकाओं की एज कितनी होती है, कब तक जिंदा रहती है। क्या ऑप्शन है, अनिश्चित, 120 दिन, 180 दिन, और जब तक आदमी जिंदा रहता है तब तक ही रहती है क्या, ऐसा नहीं है। इसकी जो एज है ना, जितनी आरबीसीज है वो बोन मैरो में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वहाँ पर 120 दिन तक जिंदा रहती है ये बस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको याद रखनी है। अच्छा, ये तो हो गई रेड ब्लड सेल्स, 120 दिन तक रहती है। प्लेटलेट्स पता है आपको, जब डेंगू हो जाता है प्लेटलेट चढ़ाते हैं, उसको स्टोर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी जो प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पान है ना, वो लाइफ स्पान मात्र 8 से 10 दिन ही रहता है, 8-10 दिन तक रहता है, तो स्टोर करके रख ही नहीं सकते। इसलिए क्या होता है, जब भी उन किसी पेशेंट को ज़रूरत होती है प्लेटलेट की, तो उसी टाइम पे ब्लड लिया जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट करके, और प्लेटलेट्स उसी टाइम फ्रेश प्लेटलेट चढ़ाई जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले रख नहीं सकते हैं, 8 से 10 दिन में मर जाएंगी। ठीक है, तो वो कोई काम की नहीं रहती है, इसलिए। तो याद रखिएगा, अगर प्लेटलेट्स की लाइफ स्पान की बात करेंगे, प्लेटलेट्स की एज की बात करेंगे, तो 8 से 10 दिन का रहेगा। ठीक है, जबकि आरबीसीज की बात कर रहे हैं तो कितना होगा, 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इस पे क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है, सही है। अब इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए देखो सिमिलर से क्वेश्चंस ऑप्शंस दिए हैं, माइनस में 1.9 10⁻⁻16 भी दे दिया, और ये पॉजिटिव में भी दे दिया, फिर ऐसे ही 1.6 ये भी दे दिया। तो इसका आंसर जो होगा वो आप आंसर ये कि देखिए 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो इसका आंसर
ये याद रखने के साथ साथ आप ये भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर तो है, पर प्रोटॉन पर कितना रहता है, अब ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, क्योंकि आवेश सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा हर उद्देश्य ये रहता है, हर टाइम उद्देश्य, हर क्वेश्चन के पीछे एक राज छुपा रहता है। क्वेश्चन ये रहता है, सिंपल क्वेश्चन है, पर उसके पीछे भी 2-3 क्वेश्चंस का आंसर छुपा रहता है। तो इसलिए कभी भी एक ही क्वेश्चन नहीं, एक के साथ 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आंसर, अपने क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, ठीक है, बट अगर बदल करके इसको प्रोटॉन दे दिया जाए, इसलिए रटना नहीं, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, ये आंसर दे दिया जाए, आ जाएगा प्रोटॉन का, ठीक है। अगर यहाँ चार्ज की जगह मास पूछ लेता है, द्रव्यमान पूछ लेता है, तो द्रव्यमान दोनों का बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान छोटा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, द्रव्यमान इस तरीके से याद रख सकते हैं, रिलेटिव द्रव्यमान ये बराबर हो गया ना, ये बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन छोटा हो गया, कभी छोटा बड़ा ऐसे भी पूछा जाता है। रिलेटिवली चार्ज की पूछे, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है और माइनस नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्लियर। मेरे ख्याल से शायद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन वैसे रेज होते नहीं है, होंगे तो भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, विथ विच ब्रांच ऑफ साइंस डिड हिपोक्रेट्स बिलोंग्स। अच्छा, हिपोक्रेट्स एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो कौन सी विज्ञान की शाखा से संबंधित हैं, ये देखिए, मेडिसिन से, एस्ट्रोनॉमी से, एस्ट्रोलॉजी, इंजीनियरिंग, कौन कौन सी शाखा से संबंधित है। चलिए बात करते हैं, हिपोक्रेट्स क्या है, फादर ऑफ मेडिसिन होते हैं, हिपोक्रेट्स तो फादर ऑफ मेडिसिन है, तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स है। अच्छा, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है, वो है निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस, वो फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। अच्छा, एलन लियो कौन है, वो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, वो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। फादर ऑफ इंजीनियरिंग की अगर बात करें, हो सकता है कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो तो उनको याद भी हो, जॉन स्मेटन, वो क्या है, जॉन स्मिटन, वो है फादर ऑफ इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम। अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि समय का मापक विज्ञान कौन सी साइंस है, कौन सी ब्रांच है जो वो करते हैं, हमने डिस्कस किया था, ठीक है, आपको याद हो, पीछे देखेंगे, किसी ने किसी स्लाइड में मैंने पीछे डिस्कस किया था, तो वो हॉरोलॉजी को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शंस में कुछ और भी दिया गया है, पर हॉरोलॉजी हमारा आंसर होगा, पर हम कुछ डिटेल इनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया हॉरोलॉजी, पर कुछ डिटेल्स, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी किसको कहा जाता है, हाइड्रोलॉजी के लिए क्या है, हाइड्रोलॉजी इज द ब्रांच of science that deals with the production, participation, source, water, volatility, steam, snowfall, fluctuations, splendor, dam, illusions and measurement of water। मतलब पानी से संबंधित जो भी बात होगी ना, आप इतना याद रख लो, ये सब रटने का जरूरत नहीं है, यूँ समझ लो, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है, तो पानी से संबंधित जो भी होगा उसी को जल विज्ञान कहा जाता है। हाइड्रो मतलब चाहे उसका आदान प्रदान देखें, चाहे उसका उत्पादन देखें, ठीक है। कॉस्मोलॉजी की बात करें, कॉस्मोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन विच वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल डेवलपमेंट एंड हाउ द यूनिवर्स विल एंड। मतलब यूनिवर्स के बारे में बात करें, एस्ट्रोनॉट्स के बात करते हैं ना, जैसे चंद्रयान की बात कर रहे हैं, वो सब किस में आएगा, कॉस्मोलॉजी में, ठीक है। और नासा, according to NASA, a large scale scientific study of all properties of the universe is cosmology। सिंपल सी बात इतना है, एस्ट्रोनॉट्स के बारे में जितनी बात, यूनिवर्स के बारे में जितनी बात करेंगे वो कॉस्मोलॉजी है। इमेज, टोमोग्राफी, टोमोग्राफी क्या, आप कभी गए होंगे, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होती है, वो सब क्या है, टोमोग्राफी है, ठीक है। वो क्या करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ रिवील्स पेशेंट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब एक मशीन होती है, आपको पता है, वो रेज छोड़ती है, वो रेज के हिसाब से एक इमेज बन जाती है, इंटरनल इमेज बन जाती है इंसानों की, सही है। जैसे बॉडी पार्ट जाते हैं, सीटी स्कैन में भी डाल देते हैं, उसकी एक वो बन जाती है, इमेज बन जाती है, उसी को टोमोग्राफी कहा जाता है। और होरा मैंने बताया, होरालॉजी का मैं बता चुका हूं आपको। होरालॉजी किसको कहते हैं, जो टाइम मेजरिंग साइंस है। अच्छा, इसमें समझने की बात है कि होरा है ना, वो एक ग्रीक वर्ड है और उसका मीनिंग होता है टाइम,
ठीक है, ये यूनानी भाषा का शब्द हो गया जिसको समय कहा जाता है, और इसीलिए होरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ समय मेजरमेंट, यानी कि समय मेजरमेंट या टाइम मैनेजमेंट मेजरमेंट के लिए ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दोज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट वेट आर कॉल्ड। अच्छा, जिसके मतलब परमाणु संख्या समान होंगे पर भार भिन्न भिन्न होंगे, वेट भिन्न भिन्न होगा, क्या कहा जाता है ऐसे को? ऐसे को हम कहते हैं आइसोटॉप्स, समस्थानिक कहा जाता है। आइसोटॉप समस्थानिक तो चलो समझ में आ जाएगा कि हम परमाणु संख्या समान रहेगी और परमाणु भार भिन्न भिन्न रहेंगे, पर हम बात करें इसकी आइसोटॉप की, ये देख लो। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ये देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट 3 समस्थानिक होते हैं, H1, H2, H3, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, इसमें क्या हुआ, प्रोटॉन की परमाणु संख्या तो सबकी सेम ही है, परमाणु भार 1, 2, 3 कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है न्यूट्रॉन की संख्या में, न्यूट्रॉन के काउंट्स में डिफरेंस आता है कि प्रोटियम में 0 रहता है, इसमें 1 होता है ड्यूटेरियम में, और इसमें ट्राइटियम में 3 होता है। ये दिमाग में रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। परमाणु भार सबका डिफरेंट है, परमाणु संख्या सबकी सेम है, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से परमाणु भार डिफरेंट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किसकी, पॉलीमर। पॉलीमर किसको कहते हैं? जो एक छोटे छोटे जो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, वो आपस में मिल करके एक बड़ी चेन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स बन करके एक बड़ी श्रृंखला बना देते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलीमर या बहुलक। अच्छा, आइसोमेरिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी संरचना डिफरेंट होगी बट फॉर्मूला सेम रहता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इक्विवेलेंट समभारी की बात देख लेते हैं। समभारी क्या होते हैं? कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिनका भार तो समान होता है, मतलब एटॉमिक वेट तो समान होता है, पर उनकी परमाणु संख्या है वो डिफरेंट होती है, ऐसे लोगों को समभारी कहते हैं। परमाणु भार समान हो, समभारी, ठीक है, उनके रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं। कैल्शियम और आर्गन ऐसे परमाणु हैं जिनका समभारी कहा जाता है, एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ऑल सबस्टेंसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा रेडियो एक्टिव सबस्टेंस यूज किया जाता है पुराने उनकी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्कल की एज पता कर सकते हैं, क्रेनियोलॉजी में स्टडी करते हैं, पर वहाँ पर कुछ चीज़ें का यूज किया जाता है। एक कार्बन 14 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुराने सबस्टांसेस की एज को पता करने के लिए काम आता है। कार्बन 14 इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द कार्बन रिच ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस मेथड को क्या कहा जाता है? इस मेथड को कहा जाता है कार्बन डेंटिंग। ठीक है, इस मेथड को कहा जाता है कार्बन डेंटिंग। नेक्स्ट, फुलरिन इज न्यूली डिस्कवर्ड क्रिस्टलाइन कार्बन। ये फुलरिन एक कार्बन की जो अपन कार्बन और इसके कंपाउंड्स पढ़े थे उनमें आते हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, इसी तरीके से एक फुलरिन होता है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। इसमें मेनली क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने कार्बन एटम होते हैं इसमें। तो फुलरिन में क्या होता है? फुलरिन में 60 कार्बन एटम्स होते हैं, तो आंसर इसका क्या हो गया? 60 कार्बन एटम्स, राइट। हाँ, नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि फुलरिन है एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरिन, एक साइंटिस्ट है जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया था। और 1995 में फुलरिन वाज क्रिएटेड बाय प्रोफेसर स्मेली एंड हिज कलीग्स। वो राइस यूनिवर्सिटी से थे, ठीक है, वो कहाँ से? राइस यूनिवर्सिटी में कलीग्स थे, उन्होंने ये किया था और उनको इस डिस्कवरी के लिए उन्होंने 1996 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फुलरिन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच एलोट्रोपिक ऑफ कार्बन इज कंडक्टर, मतलब सुचालक, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक कौन है, कंडक्टर कौन है? फिर वही बात करेंगे अपन, ग्रेफाइट, डायमंड और इनकी बात करते हैं। अगर कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा राइट सुचालक कौन है, तो ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट इसका राइट आंसर है। ग्रेफाइट के कुछ पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, हाई थर्मल शॉक रेजिस्टेंस होती है, और हाई मेल्टिंग टेम्परेचर भी होता है, मतलब ज़्यादा गर्म करेंगे जब जाकर के मेल्ट होता है। डेंसिटी इसकी लो रहती है, कठोरता कम रहती है, फ्रिक्शंस कम रहता है। ठीक है,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाईएस्ट रहती है, ये पॉइंट है जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करता है। लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, हाई स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, और स्टिफनेस है वो भी ज़्यादा रहती है। विच एलोट्रॉपिक ऑफ कार्बन इज हार्डेस्ट, ठीक है। अच्छा, कार्बन का सर्वाधिक कठोर, अभी हमने पढ़ा था सुचालक, राइट। इसमें क्या ऑप्शन सेम ही ऑप्शंस हैं, बट आंसर इसका बदल जाएगा। डायमंड इसका आंसर होगा। डायमंड के कुछ पॉइंट्स आपको फिर याद रखें कि अत्यधिक कठोरता, सबसे एक्सट्रीम हार्डनेस ये रहता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वाइड बैंड गैप होता है, हाई ऑप्टिमल डिप्रेशन रहा जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंट टू स्क्रैचिंग, ठीक है, खरोंच करने के लिए प्रतिरोधी होता है, इसमें खरोंच आती नहीं है, ठीक है। एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, वो कंडक्टर था, ये इंसुलेटर है, ठीक है। डायमंड आर नेचुरली लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रहते हैं, और डायमंड आर केमिकली स्टेबल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोपेन एल्केन का ही एक वो है पार्ट है जिसमें क्या पूछा गया है, इन्होंने पूछा है अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। आपको पता होगा तो हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे डिवाइड करते थे, हाइड्रोकार्बन्स को हम डिवाइड करते थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात कर रहे थे। सैचुरेटेड जो रहते हैं वो सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, और अनसैचुरेटेड में फर्दर दो बात आती है, या तो ये लोग बंधे होंगे डबल बॉन्ड से, या ये लोग कार्बन कार्बन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। ये सब हाइड्रोकार्बन को हम दो में डिवाइड कर दिए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो होगा सैचुरेटेड। तो प्रोपेन क्या है, एल्केन है, एल्केन सिंगल बॉन्ड से होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एलिसाइकिल होते हैं, एलिसाइकिल और एलिफेटिक अलग होते हैं। एलिसाइकिल में क्या होता है, रिंग होना जरूरी है, एक रिंग होती है, कोई भी साइक्लो रिंग रहती है, किसी भी तरीके की रिंग रहेगी तो वो होंगे एलिसाइक्लिक, मतलब नाम से ही देख लीजिए साइकिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, सैचुरेटेड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, हमारे फिर से 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए जोश के साथ। और इसी के साथ साथ ये मत भूलिएगा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।